देखो, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सेटअप होता है जो वोल्टेज को ऑल्टर करता है। कई बार क्या होता है कि हमें जो वोल्टेज इनपुट मिल रहा है ना, वो ज्यादा मिलता है, हम चाहते हैं इनपुट कम मिले। कई बार वोल्टेज इनपुट हमें कम मिलता है और हम चाहते हैं कि ज्यादा मिले। तो उसमें उस ऑल्टरेशन में ट्रांसफॉर्मर हमें मदद करता है। तो वो एक ट्रांसफॉर्मर वो होता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम कह देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और एक ट्रांसफॉर्मर वो होता है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर ये वाले ट्रांसफॉर्मर की बात करो जो बाहर लगे हुए होते हैं, ये हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं। तो तुमने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा 4400 वोल्ट। और जो बिल्कुल बड़ी वाली लाइंस होती हैं उस पे ऐसे 11000 वोल्ट, मतलब बहुत हाई हाई वोल्टेजेस तुमने देखी होंगी लिखी हुई। क्योंकि एसी को ट्रांसमिट जब भी किया जाता है, वो हमेशा हाई वोल्टेज पे किया जाता है, ताकि अगर कोई एनर्जी लॉस हो भी तो भी इफेक्टिवली एनर्जी हम तक जितनी हमें जरूरत है उतनी पहुंच जाए। अब सोचो कि 4400 वोल्ट की एनर्जी आ रही है, वोल्टेज आ रही है। अब वो 4400 वोल्ट तुम्हारे घर में आ गए तो घर जला देगी पूरा। तो हमें क्या करना है, हमें वो इतनी हाई वोल्टेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए कितनी कम चाहिए। कितनी? 220 वोल्ट आरएमएस चाहिए हमें। तो एसी ट्रांसफार्मर जो यहाँ पे लगा होता है, ये इनकमिंग वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमारे घर तक पहुंचा देता है। इसीलिए ये वाला जो ट्रांसफार्मर है कौन सा हुआ? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और जब पावर स्टेशन में मान लो एनर्जी बनी, उसके बाद उसको ट्रांसमिट करना है तो पहले उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाएगा। तो सब स्टेशन से जब एनर्जी आती है तो पहले वो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट होती है ट्रांसफार्मर के द्वारा और फिर हमें पहुंचाया जाए। तो वहां जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ वो कौन सा हुआ? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, बेसिक समझ में आया। और ट्रांसफार्मर कितना बड़ा होता है? वो इतना बड़ा भी हो सकता है जितना तुमने बाहर देखा है, और इतना छोटा सा भी हो सकता है। जो अडेप्टर वगैरह होते हैं ना, उनमें ट्रांसफार्मर भी लगे होते हैं कईयों में छोटे छोटे। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे पास वोल्टेज आ रही है उतनी तो तुमको चाहिए नहीं, तुम्हें तो उससे कम वोल्टेज चाहिए। तो पहले वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाएगा, फिर तुम्हारे डिवाइस तक पहुंचाया जाएगा। तो इतने छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स भी आते हैं। ठीक है, तो लिखो, अ ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल सेटअप। A transformer is an electrical setup that is used to that is used to alter voltage and current. That is used to alter voltage and current. अब आगे भी और लिख देते हैं। ठीक है, पहले बता देते हैं। आपको एक कॉइल दिख रहा है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, और फॉर द सेम लेंथ एक दूसरा कॉइल दिख रहा है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है। मतलब डायग्राम ये भी हो सकता है, एक में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो, बीच में ये लगा हुआ है कोर, ये कोर का सिंबल होता है, मतलब जो कॉइल है वो इसके ऊपर वाइंड किया हुआ है हर कॉइल। और दूसरे कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हो ज्यादा फॉर द सेम लेंथ। ये वाला जो कॉइल होता है इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी। आप इसको प्राइमरी कॉइल भी कह सकते हो और खाली प्राइमरी भी कह सकते हो। इस कॉइल के अक्रॉस एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हम लगा देते हैं, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। आप चाहो तो ये दिखाने की बजाय इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके और यहाँ पे ऑसिलेटर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब क्या होता है कि प्राइमरी कॉइल में जब कोई करंट मूव करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो उसकी वजह से दूसरा कॉइल जिसको हम कह देते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है। और उसके फ्लक्स चेंज की वजह से इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है और इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और इनको वाइंड कर देते हैं हम किस पे? एक कोर पे। कोर का फायदा क्या है कि मैग्नेटिज्म एनहांस हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये दोनों कोर पे ये वाउंड होते हैं। अब पहले तो बात यह है कि इसमें फ्लक्स चेंज आया ही क्यों। ये तीनों को लिख लो पहले जरा, प्राइमरी और सेकेंडरी। नंबर ऑफ टर्न्स नॉट कॉइल्स। हाँ हाँ
ना ना, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं वो सेकेंडरी होता है। नंबर ऑफ टर्न्स दोनों के अलग होते हैं। यहाँ देखो नंबर ऑफ टर्न्स कम है और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तो जो आउटपुट कॉइल है उसको सेकेंडरी बोलते हैं, और इनपुट जिसपे हमने लगाया हुआ होता है यानी इनपुट कॉइल उसको प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम पहले से करंट प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज प्राइमरी कॉइल, और जिसमें करंट इंड्यूस हो रहा है दैट इज व्हाट, द सेकेंडरी कॉइल। इसके नंबर ऑफ टर्न्स हो गए तुम्हारे एनपी और इसके नंबर ऑफ टर्न्स हो गए एनएस। हाँ जी, ऑनलाइन जनता आप लोगों को भी समझ में आ रहा है? यस यस सर। अब ये वाला जो डायग्राम है दिस इज जस्ट अ सिंबॉलिक डायग्राम ऑफ एन एसी ट्रांसफार्मर। अगर आप ये कोर को सिंबल के फॉर्म में नहीं बनाना चाहते जो आपकी बुक में दे रखा है वो बना सकते हो। फिगर 7.20 ऑन पेज नंबर 260 उस पे जो दे रखा है वो ट्रांसफार्मर का एक्चुअल डायग्राम है कि कैसे, मतलब सिर्फ कॉइल सेटअप बना रखा है कि कैसे वाइंड करते हैं। अब देखो दो टाइप की वाइंडिंग्स आपको मिलेंगी। एक जो दूसरा वाला अरेंजमेंट है उसमें आपको दिखेगा कि जिस जिस आर्म पे कॉइल, इसके कोर के जिस आर्म पे हमने दोनों कॉइल्स को वाइंड किया हुआ है वो दोनों आर्म्स एक दूसरे से पृथक है, मतलब अलग है। और जो पहला वाला डायग्राम है उसमें देखो कि आपने दोनों कॉइल्स को एक ही कोर पे वाइंड किया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि फ्लक्स जो है ना उसका लॉस कम होता है, क्योंकि एक की वजह से बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जब उसका फ्लक्स दूसरे से पास करेगा तो उस फील्ड को ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जो पहला वाला सेटअप है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है। कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई अगर ये दोनों वायर्स एक दूसरे के ऊपर वाइंड कर रही हैं और वायर्स कंडक्टिंग होती हैं तो करंट एक वायर से दूसरी वायर पे फ्लो नहीं कर जाएगा? जबकि हम चाहते हैं कि दोनों कॉइल्स के बीच में कांटेक्ट ना हो और दूसरे कॉइल में यानी सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो। बट इसमें अगर दोनों वायर्स ऐसे कांटेक्ट में रहेंगी एक ही कोर पे, मतलब एक ही आर्म पे, फिगर ए में जैसे है, तो एक वायर से करंट दूसरे वायर में नहीं चले जाएगा विदाउट इंडक्शन। क्यों? समझे नहीं? मान लो एक वायर ऐसे जा रही है और दूसरी वायर उसी के ऊपर जुड़ी हुई है, तो दूसरी वायर और पहली वायर है दोनों के बीच में तो बहुत सारी जगह पे कॉन्टैक्ट्स है ना, तो करंट एक वायर से दूसरी जगह वायर डेफिनेटली जा सकता है। तो यहाँ क्यों नहीं जाता? हाँ, वायर्स इंसुलेटेड होती हैं, उस पर वो प्लास्टिक की कवरिंग नहीं चढ़ी होती है अलग अलग कलर्स की, ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू, तो इंसुलेटेड होती है। तो इंसुलेशन का मैग्नेटिज्म से लेना देना नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड तो फिर भी वो बना देती है, बट क्योंकि इंसुलेटेड वायर्स आपस में कांटेक्ट में होंगी तो एक वायर से दूसरी वायर करंट फ्लो नहीं करेगा। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। इसमें और लिख लो, ये कंप्लीट कर लिया ना? लास्ट मैंने क्या लिखवाया था? वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, इसमें लिखो इट कंसिस्ट्स ऑफ टू कॉइल्स namely primary and secondary consisting of unequal number of turns NP and NS respectively. सेकेंडरी ध्यान रहे जो N और N और NS लिखते हैं उसमें N जो है वो कैपिटल में है। कंसिस्टिंग, हाँ जी, सेकेंडरी के बाद क्या कहा था? consisting of unequal number of turns NP and NS respectively. The primary is connected to an AC supply
whereas the secondary is not given any kind of input, is not given any kind of input. आगे लिखिए, the two coils are wound on an iron core, ठीक है। अब ये तो हो गई कंस्ट्रक्शन कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, उन दोनों को हमने कोर पे वाइंड किया हुआ है। प्राइमरी को हमने इनपुट ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई दे रखी है, जबकि सेकेंडरी को हमने कोई इनपुट नहीं दे रखी। सेकेंडरी को हम क्या प्रोवाइड करते हैं, खाली एक सेकेंडरी बल्कि हमको क्या प्रोवाइड करता है, एक आउटपुट। अब वो आउटपुट जो है वो कुछ भी हो सकता है आपका, चाहे आप इधर एक रेजिस्टर लगा दो, कुछ भी कर दो, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है, इसके क्रॉस। अब बात आती है इसकी फंक्शनिंग की। फंक्शनिंग से पहले हम समझ लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। अगर हम एक कॉइल में करंट के चेंज से दूसरे कॉइल में फ्लक्स चेंज ला रहे हैं और उससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, ईएमआई हो रहा है, इसका मतलब इसका जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, वो किसका हुआ, ईएमआई का ही तो हुआ, ठीक है। तो अगले पैराग्राफ में लिख लो, अ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन the phenomenon of EMI, in accordance with Faraday's law and Lenz's law. Faraday's law and Lenz's law. ठीक है जी। अब चलते हैं इसकी फंक्शनिंग पे कि कैसे ये फैराडेज लॉ और लेंज लॉ पे काम कर रहा है। तो हमने क्या किया, एक ऑल्टरनेटिंग सप्लाई यहाँ पे दिया, करंट एक बार ऐसे फ्लो करता है थ्रू द कॉइल और एक बार ऐसे फ्लो करता है। अब एक तो वो बार बार अपनी डायरेक्शन बदल रहा, साथ साथ जब डायरेक्शन बदलता है तो उसी प्रोसेस में वो अपने मैग्नीट्यूड को भी तो चेंज करता रहता है। कभी उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, देखो यहाँ सबसे कम, यहाँ थोड़ी और ज्यादा, थोड़ी और ज्यादा, यहाँ पीक, यहाँ फिर कम, फिर और कम, फिर वापस जीरो हो गया, फिर उल्टी डायरेक्शन में ज्यादा और ज्यादा, फिर उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम यानी मिनिमम पे आ गया। और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। तो बार बार करंट की वैल्यू भी बदल रही है और करंट की हर हाफ टाइम इंटरवल में, हाफ टाइम पीरियड में डायरेक्शन भी बदल रही है। तो क्या होगा, करंट बार बार चेंज होने से इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, ठीक है। तो करंट चेंज हुआ बार बार, उसकी वजह से ऑल्टरनेट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हुई। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी से बनने वाली वो चेंज हो रही है, तो इसका मतलब सेकेंडरी के थ्रू पास होने वाला फ्लक्स चेंज होता रहेगा। अगर सेकेंडरी के थ्रू पास होने वाला फ्लक्स बदलता रहेगा तो सेकेंडरी के थ्रू क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। अब अगर इसके थ्रू ईएमएफ इंड्यूस हो गया, याद है हमने सेकेंडरी को कुछ इनपुट नहीं दिया था, बट फिर भी सेकेंडरी के अक्रॉस ईएमएफ जनरेट हो गया, तो हमने इसको करंट इनपुट दिया और इससे हमने आउटपुट ले लिया। समझ आया? तो ये ईएमआई पे ही तो वर्क कर रहा है फैराडेज लॉ, क्योंकि अगर फ्लक्स चेंज ना होता तो क्या इसमें करंट इंड्यूस होता या फ्लक्स इंड्यूस होता, ईएमएफ इंड्यूस होता? नहीं। वो इसीलिए हो पाया क्योंकि हमने यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग सप्लाई दी है। अब सोचो कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई देते, डीसी सप्लाई देते, तो करंट एक बार ही मैक्सिमम पे पहुंचता, उसके बाद वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है, एक ही वैल्यू के साथ फ्लो करता रहता है। क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती? नहीं। क्या इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होता? नहीं। क्या अगर इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होता नहीं होता तो क्या इसके अक्रॉस कोई ईएमएफ जनरेट होता? नहीं होता। हमें आउटपुट मिलता? नहीं मिलता। इसलिए ट्रांसफॉर्मर जो है वो आपको एसी सेटअप में दिखाई देंगे।
बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? चलो